नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आप सभी को दुर्गा पूजा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। घोरा नदी के किनारे है, यानी इनाम गांव जो स्थित है वो घोरा नदी के किनारे है। यह भीम घाटी का केंद्र भी माना जाता है। आपसे क्वेश्चन कहेगा भीम घाटी का केंद्र किसे माना जाता है? तो इनाम गांव को माना जाता है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। अरे रावी को क्या कहा जाता था? पुरुषनी कहा जाता था। अगर आपसे कह दे कि चिनाब को अस्कनी कहा जाता था, चिनाब को क्या कहा जाता था? अस्कनी कहा जाता था। अगर आपसे बोल दे कि सतलज को क्या कहा जाता था? तो सतलज को शतुद्री कहा जाता था। सतलज को शतुद्री और ब्यास को बिपाशा कहा जाता था। यानी याद रखना है कि परोसनी रावी को कहा जाता था, परोसनी रावी को कहा जाता था, अस्कनी चिनाब को कहा जाता था, बिपाशा ब्यास को कहा जाता था, शतुद्री सतलज को कहा जाता था। लेकिन आपसे कहेगा बितास्ता किसे कहा जाता था? झेलम को कहा जाता था। बितास्ता किसे कहा जाता था? झेलम को। सादा नीरा किसे कहा जाता था? गंडक को। यानी याद रखना है कि परोसनी रावी को, बितास्ता झेलम को, अस्कनी चिनाब को, शतुद्री सतलज को, बिपाशा ब्यास को, सादा नीरा गंडक को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर के गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल में हैं? तो बराबर के गुफाएं मौर्य काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण किया था। यानी बराबर की पहाड़ी में अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कितने गुफा के निर्माण किए थे? 4 गुफा के निर्माण किए थे। वो 4 कौन कौन थे? पहला का नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। और 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख है। यानी आपको ये भी याद रखना है कि अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि अशोक ने कितना शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो शिलालेखों की संख्या 14 है, लेकिन स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। जितने भी स्तंभ लेख है सबके सब ब्राह्मणी लिपि में लिखी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? तो पैंथनर ने किया था 1750 में, लेकिन सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में। यानी खोजा पैंथलर 1750 में, पढ़ा 1837 में जेम्स प्रिंसेस। ठीक है। शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभ लेखों की संख्या 7। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण किसने किया था? अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि सीरी का किला का निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला कह देगा तो अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन सीरी नामक शहर किसने बसाया था? तो बलबन। तो यहाँ पर कह रहा है सीरी का निर्माण, सीरी एक किला है, शहर नहीं। और किला के बाद सीरी का किला के निर्माण की बात करेगा तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन सीरी शहर की बात करेगा तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। तो इसमें तो बलबन है नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी। यानी क्या याद रखना है? सीरी का किला कहेगा तो अलाउद्दीन खिलजी, सीरी नामक शहर कहेगा तो बलबन ने बसाया था। साथ ही साथ अलाई दरवाजा कह दे, 1000 खंभा महल कह दे, सबका निर्माण कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी सीरी का किला, अलाई दरवाजा और 1000 खंभा महल, तीनों के तीनों अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तबकत ए नासरी पुस्तक लिखा था? तबकत ए नासरी पुस्तक मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। याद रखना है कि तबकत ए नासरी पुस्तक किसने लिखा था? मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। वही कह देंगे अलुबर्नी कौन पुस्तक लिखा था? अलुबर्नी कौन सा पुस्तक लिखा था? जिसका नाम है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? अलुबर्नी ने लिखा था। कौन लिखा था?
अलुबर्नी ने लिखा था। लेकिन वही कह दे कि तारीखे फिरोजशाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी। यानी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तारीखे फिरोजशाही। लेकिन कह दे फतुआ फिरोजशाही किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक, जो उसका आत्मकथा था। यानी बात का याद रखना है, याद रखना है कि तारीखे फिरोजशाही कहेगा तो बरूनी, लेकिन फतुआ फिरोजशाही कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक। वही कहेगा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाला में हुआ था। किसके शीर्ष थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहा करते थे और बलबन से शुरुआत किया और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक रहे थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा की लड़ाई वर्ष डैश में 26 जुलाई को लड़ी गई थी। यानी हुमायूं कुल 4 युद्ध लड़ा था। पहला लड़ा था देवरा का युद्ध 1531 में, दूसरा लड़ा था चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर खां विजयी हुआ और शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया। और तीसरा था बिलग्राम या कनौज का युद्ध, जो 1540 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह का विजयी हुआ और विजयी के उपरांत दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और चौथा युद्ध था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ। उस समय हुमायूं की विजयी हुई और पुनः हुआ दिल्ली के गद्दी पर को प्राप्त किया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था। अगला, तारीखे दिलकुशा पुस्तक किसने लिखा था? तो भीमसेन ने लिखा था। तारीखे दिलकुशा पुस्तक किसने लिखा था? तो भीमसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? भीमसेन ने लिखा था। लेकिन वही चरक ने एक चरक संहिता लिखा था। चरक संहिता किसने लिखा था? चरक ने लिखा था। और चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। वही जीवक की बात करें, जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में वर्तमान में जाना जाता है। यानी हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगर बात करें हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि अमृतसर शहर किसने बसाया था? तो रामदास ने बसाया था, जो चौथे गुरु थे। सिख धर्म के कौवे गुरु थे? चौथे गुरु थे। और इनका पुत्र अर्जुन देव हुआ, जिसने आदि ग्रंथ की रचना की। और रामदास ने गुरु का पद को पैतृक बना दिया था। रामदास ने गुरु का पद को पैतृक बना दिया और अपने बेटा अर्जुन देव को 5वें गुरु बना दिया। और अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया था। और अमृतसर के जलाशय के बीच हर मंदिर, जिसे वर्तमान में स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, का निर्माण कराया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि हर मंदिर का नींव किसने रखा था? नींव कह देगा तो सूफी संत मियाँ मीर ने रखा था। मियाँ मीर ने रखा था। आपसे कहा दे गुरुमुखी लिपि की आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। यानी गुरुमुखी लिपि है जिसकी शुरुआत गुरु अंगद ने किया था, जो दूसरे गुरु थे। लेकिन लंगर व्यवस्था चालू किसने किया? चालू कहेगा तो गुरु नानक, जो सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। लेकिन लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिए गुरु अंगद ने बना दिए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव, जिन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो बात करते हैं मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। तो इन ब्रिटिश और मैसूर के बीच कुल 4 युद्ध हुए, जिसका पहला का नाम था फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 तक चला था। यानी फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में, जिसमें हैदर अली की क्या हुई थी? जीत हुई थी।
हैदर अली की जीत हुआ था और मद्रास की संधि के तहत ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। यानी आपको याद रखना है कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक, जो क्वेश्चन पूछा है, यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था, तो 80 से 84 तक हुआ था। 80 से 84 के तक हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और मंगलोर की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। यानी मंगलोर की संधि के तहत समाप्त किया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। लेकिन वही कह दे, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से 92, 1790 से 92, जो श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ। और उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कर्नवालिस था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। यानी आपको याद रखेंगे, टीपू सुल्तान के पिता यानी हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हो गया था और टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हो गया था 1799 में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा के लिए उत्कीर्ण कराया है। यानी कहने का मतलब याद रखना कि हाथी गुफा शिलालेख किससे संबंधित है, तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। अगर आपसे कह दे कि हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। और जो खारवेल थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। यानी हाथी गुफा जो शिलालेख है वो राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जो किस भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और वो किस धर्म को मानने वाले थे, तो जैन धर्म को मानने वाले थे। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत डैश के द्वारा, हमने किसके द्वारा किया गया। यदि बात करते हैं सतनामी आंदोलन, सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास के द्वारा शुरू किया गया था। किस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, वर्तमान छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में किया गया था। कब, 1820 में। तो यानी ये आपको याद रखना है कि सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास के द्वारा 1820 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुआ। यानी केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। लेकिन कह दे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया। और साथ ही साथ भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात हुई और ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ। 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या हुआ, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया था। यानी आपको याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखते थे, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले को देखते थे। वही चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या हुआ, कंपनी का एकाधिकार व्यापार का जो क्षेत्र था उसे आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त की बात कहेगा तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। पादरियों को धर्म प्रचार करने के लिए भारत में आने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 के तहत दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी।
तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो 1904 में हुआ था, 1904 में। यहाँ 1902 है, 1902। यानी याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन के समय कुल 4 आयोग की स्थापना हुआ था। पहला है सिंचाई आयोग, जिसके अध्यक्ष थे एस्कॉट मॉनक्रिफ, एस्कॉट मॉनक्रिफ, जिसकी स्थापना 1901 में हुआ था, 1901 में। यानी सिंचाई आयोग की स्थापना एस्कॉट मॉनक्रिफ 1901 में। रेलवे आयोग का गठन कहेगा टॉमस रॉबर्टसन, टॉमस रॉबर्टसन 1902 में। पुलिस आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। विश्वविद्यालय आयोग कहेगा तो सर टॉमस रेले 1904। अगला क्वेश्चन, डैश को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेशुरस्टर के लॉर्ड्स हार्डिंग के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि दिया गया। तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया प्रसिद्ध संरचना का डिजाइन किया था? यानी गेटवे ऑफ इंडिया सबसे पहला है कहाँ? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है, जिसका डिजाइन जॉर्ज बीटेट के द्वारा किया गया था। यानी कहने का मतलब गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसके द्वारा? जॉर्ज बीटेट के द्वारा। कहाँ है? मुंबई में है, जिसकी बनने की शुरुआत 1913 में हुआ, बन के कंप्लीट हुआ 1924 में। वही है एडवर्ड लुटियस, एडवर्ड लुटियस। एडवर्ड लुटियस इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किए थे। यानी इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन कौन किया था? एडवर्ड लुटियस। इंडिया गेट बन के तैयार हुआ 1931 में, काम चालू हुआ था 1921 में। अगला क्वेश्चन है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस संस्था पर शुरू किया गया था? यानी कहने का मतलब 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ, कहाँ से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, वहां से इसकी शुरुआत हुआ। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे हम लोग अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। और इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जब भाषण दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक करो या मरो का नारा दिया था। अगला बात, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की शुरुआत लाला लाजपत राय द्वारा नहीं किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किए थे महात्मा गांधी, जो अंग्रेजी में था। लेकिन यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो हो जाएंगे लाला लाजपत राय। तो यह पत्रिका नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। अगर कह दिया जाए इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजनूदार। यानी 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजनूदार के द्वारा किया गया। उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में क्या हो गए? मिल गए। साथ ही साथ 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट की, जो प्रथम महिला हुई कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। लेकिन वही क्वेश्चन कहता है प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। लेकिन क्वेश्चन कह दे अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह किसका उपनिवेश था? तो यह फ्रेंच के उपनिवेश यानी फ्रांस के उपनिवेश था। कौन? चंद्रनगर, जिसे ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया। सांसद और उसकी समितियां तथा सदस्यों सभा की शक्तियां विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियां के मुख्य रूप से
भारत की संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 105 में इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता सिद्धांत किसके संविधान से लिया है? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता, समता, बंधुता फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान में डैश में अनुसूची में के तहत राज्य के विषय हैं, यानी राज्य विषय, यानी कहने को मतलब पुलिस हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, दोनों को दोनों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 7। अनुसूची 7। अनुसूची 7 में कुल कितने प्रकार की सूची है? 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, जिसमें क्या क्या है? विदेश मामला हो गया, युद्ध एवं शांति हो गया, रेल आ गया, डाक आ गया, मुद्रा बैंकिंग आ गया, परमाणु शक्ति आ गया, सबके सब संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें वर्तमान में कुल कितने विषय शामिल है? 100 विषय शामिल हैं, लेकिन जब लागू हुआ था उसमें 97 विषय इसमें शामिल थे। दूसरा हुआ राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाता है, जिसमें क्या क्या आता है? तो शांति व्यवस्था, अगर शांति व्यवस्था कहेगा तो राज्य सरकार, लेकिन युद्ध और शांति कहेगा तो उस संघ सूची की बात आ जाएगा। तो शांति व्यवस्था कहेगा तो राज्य सरकार, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, सबके सब राज्य सूची में आता है, जिसमें पहले 66 यानी 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। वही समवर्ती सूची विवाह, तलाक, शिक्षा, वन, बिजली, समाचार पत्र सब समवर्ती सूची में आता है। पहले इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। विजय केलकर समिति का गठन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल अपनाने के लिए किया गया था, जिसे हम लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं। किसे कहते हैं? पीपीपी मॉडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट एक कैदी की नजरबंदी की वैधता के लिए एक चुनौती है? बंदी प्रत्यक्षकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। 1992 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया? अगर कहा जाए 73वें संविधान 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 9 तथा अनुसूची 11 में है। वही कहा जाए 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में संघ शासित प्रदेश को नगर निकायों को भारतीय संविधान के भाग 9 के क में शामिल किया गया। वही अनुसूची कहेंगे तो अनुसूची 12 में शामिल किया गया। इसका क्या आंसर होगा? 9 के ए। वही अनुसूची हो जाएगा तो अनुसूची 12। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वह जस्टिस रामास्वामी थे। कौन है? जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ में महाभियोग लाया गया था। संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों में शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? मैंने कितने क्वेश्चन शून्यकाल के दौरान पूछे जा सकते हैं? और कुल 20। शून्यकाल है क्या? प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, जिसका काल 12 बजे से 13 बजे तक होता है। 12 बजे से 13 बजे तक होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेते? यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, लेकिन संसद में मनोनीत जो होते हैं वो नहीं लेते हैं, लेकिन वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद
भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, जिसका नाम बदलकर 2015 में क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय क्या है? तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 में है, जिसके गठन 28 जनवरी 1950 में हुआ, वर्तमान स्वरूप का। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। पहला है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानमंडल को निलंबन या विघटन का सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? यानी कहने का मतलब राज्य सरकार को विघटित माने बर्खास्त कौन कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व तो है? माने कहने के बाद कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो पुडुचेरी और दिल्ली है। पुडुचेरी और दिल्ली है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है, यानी उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। उस समय उनकी बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। वही ऑफशोर की बात करेंगे तो ऑफशोर सूर्य और पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी होती है, उस दिन को ऑफशोर कहा जाता है। वो कितने तारीख को होता है? 4 जुलाई को होती है। कितना जुलाई? 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त डैश के रूप में जाने जाते हैं। यानी कहने के मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर जो वृत्त हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? तो अक्षांश के समानांतर। क्या जाएंगे? अक्षांश के समानांतर। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटन क्या है? यानी महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, जावा द्वीप तथा सुमात्रा को डैश जल संधि से अलग करती है। यानी कहने के मतलब जावा द्वीप और सुमात्रा के बीच कौन सा जल संधि है? तो सुंडा जल संधि है। तो आपको याद रखना है कि सुंडा सुंडा अगर कह दे जल संधि किसके किसके बीच में है? तो जावा और हिंद महासागर। वही यूकाटन जल संधि कह देंगे तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। और मलक्का जल संधि कह देंगे तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को अलग करती है। याद रखेंगे, सुंडा कहेगा तो जावा सागर और हिंद महासागर को अलग करती है, जोड़ती है। सुंडा जल संधि कहेगा तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। यूकाटन जल संधि कहेगा तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। और मलाक्का कहेगा तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, भारत और भूटान के बीच सीमा डैश भारतीय राज्यों से सटी हुई है। यानी कितने भारतीय राज्यों से सीमा भूटान से लगता है? तो कुल 4 हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे? 4 राज्य हो जाएंगे। यानी सिक्किम से कौन कौन राज्य भारत का टकराता है? वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। यानी आपको याद रखना है भूटान से कुल कितने राज्य? 4 राज्य। पहला हो जाएगा सिक्किम, हो जाएगा वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान से सटने वाले राज्य हैं। लेकिन वही पाकिस्तान से कह देगा सटने वाले राज्य में कौन हो जाएगा? तो पहला गुजरात है, तब राजस्थान है, तब पंजाब है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख है। राज्य कुल कितने हुए? 2। केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हुए? 2। सॉरी, राज्य हुए 3 और केंद्र शासित प्रदेश हुए 2। अगला क्वेश्चन अगर कहते हैं आपसे कि म्यांमार, जिसे हम लोग बर्मा कहते हैं, इससे कुल कितने राज्य टच करते हैं? तो कुल 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार से। वही चीन से कह देगा तो कुल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भी हो जाएगा। कुल कितने हो गए? 6 हो गए, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश, 4 क्या हो जाएंगे? राज्य हो जाएंगे। लेकिन नेपाल से कह देगा तो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, कुल कितने हो गए? 5 राज्य हो गए नेपाल से सटे हुए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कह देगा तो माजुली है, जो किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में। लेकिन विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कह देगा तो उमानंदा है। कौन है? उमानंदा नदी द्वीप है। इसी को मयूर द्वीप भी कहा जाता है। मयूर द्वीप कह दे चाहे उमानंदा कह दे, सबसे छोटा नदी द्वीप है जो असम के ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गोदावरी नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? गोदावरी नदी पर किया गया है। अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। धनसिरी निम्न में से किस नदी का एक सहायक नदी है? धनसिरी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। धनसिरी किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। सिरकिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश यानी सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास को कहते हैं, किससे संबंधित है? यानी सिल्वर फाइबर क्रांति कहेगा तो कपास से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति कहेगा तो कपास से संबंधित है। वही कह देगा जिसे हम लोग व्हाइट गोल्ड रेवोल्यूशन भी कहते हैं। लेकिन कहते हैं ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन बांस। ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन कहेगा तो बांस। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कह देगा तो जूट। गोल्डन फाइबर कह देगा तो जूट। सिल्वर फाइबर कह देगा तो क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी अधिकतम भारत के किस भाग में पाई जाती है? यानी काली मिट्टी भारत के किस भाग में अधिकांश पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय पठार में। कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय किस शहर में है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का हेड ऑफिस कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। टैगा या टाइगा वन निम्न में से किस देश में है? तो रूस में है। कहाँ है? रूस में। यानी टाइगा वन कहाँ पाए जाते हैं? रूस के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान, वेल्स कहेगा तो कहाँ है? अफ्रीका में है, जो शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसी है? शीतोष्ण घास के मैदान है। वही डाउन्स कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया में है। एशिया में स्टेपी है और अमेरिका में प्रेयरी है। सब के सब क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए देश को आधार वर्ष के रूप में माना गया है, लिया गया है। तो 2011 से 12 को लिया गया है। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र के किस शाखा का दूसरा नाम है? जिसे हम लोग बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं, उसका भाग है। अगला क्वेश्चन है, समान वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच क्या प्रभाव पड़ता है? संबंध क्या है? यानी कहने का मतलब समान जो वस्तु हैं, आय और मांग पर क्या प्रभाव, आय और मांग के बीच क्या संबंध है? यानी कहने का मतलब जैसे जैसे आय बढ़ेगा उसकी मांग क्या होगा? बढ़ेगा। आय घटेगा, डिमांड घटेगा। यानी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है? संबंध है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों को बोलबाला होता है? यानी कहने के मतलब कि वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों को बोलबाला होता है, जिसे हम लोग अल्प अधिकार कहते हैं। और केवल एक आमदनी करेगा तो उसे क्या कहेंगे? एकाधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब भारतीय रुपया का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव? अवमूल्यन का मतलब होता है अपने रुपया को, अपने मूल्य को, अपने रुपया को, वैल्यू को गिरा देना। जब रुपया के वैल्यू को गिरा देंगे तो निर्यात क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। आयात क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन पाते हैं तो निर्यात, भले कहने का मतलब अवमूल्यन के समय क्या होगा? निर्यात मूल्यों के उतार चढ़ाव होता है, गलत बात है। निर्यात सस्ता हो जाता है, सही बात है, तभी तो निर्यात बढ़ जाएगा। सस्ता हो जाएगा तो बढ़ जाएगा।
चेराव किस राज्य का एक प्राचीनतम पारंपरिक नृत्य है? तो चेराव मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। चेराव कहाँ का नृत्य है? तो मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थित कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? तो प्रथम पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है जीसैट फर्स्ट। दिव्या काकरण का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से। दिव्या काकरण का संबंध किससे है? कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो कंथुरी उत्सव भारत के तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया। अगला है, श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है? तो LTTE का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इक्लेम, यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इक्लेम, जिसकी स्थापना 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकर के द्वारा किया गया था। यानी LTTE का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इक्लेम, जिसकी स्थापना 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकर के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यानी पहला क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा टाइगर, अगर दूसरा टी का पूछता तो तमिल हो जाता, दूसरा टी का पूछता तमिल हो जाता। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसका कारण है? तो अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का। अगला क्वेश्चन है, डैश तरंगों के में दृश्य प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनिक और रक्त तरंग शामिल हैं। सब के सब विद्युत चुंबकीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत चुंबकीय। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपथ गति के लिए सही नहीं है? एक समान परिपथ गति के लिए सही नहीं है। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होता है, गलत है। दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगा, नहीं तो बराबर होगा, कम नहीं हो सकता है दूरी, यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकमात्र धातु का नाम बता जो जीवाणुरोधी होता है? तो कॉपर होता है। कॉपर क्या होता है? जीवाणुरोधी होता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल स्रोत निम्न में से कौन सा युग्म में सम्मिलित है? तो फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी में, बिच्छू में। वही सिट्रिक अम्ल नींबू में, ये सही है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुछ कार्बनिक युक्त यौगिक में से है जिन्होंने कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? वह है साइनाइड को नहीं किया गया है। डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CCl2F2। अगला क्वेश्चन, विरंजन कार्य में क्लोरीन के विकल्प के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया गया? तो हाइड्रोजन पेराऑक्साइड को प्रयोग किया गया। याद रखेंगे, विरंजन कार्य में क्लोरीन के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम घने सामग्री ऊपर की ओर बढ़ती है और ठंडी अधिक घने सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है, जिसे हम लोग संवहन कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। साल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? साल्ट पीटर कहते हैं। शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो शरीर में थायरोक्सिन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। शरीर में किसके कारण? थायरोक्सिन के कारण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के जीव के कारण होता है? तो काला जार लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। कोशिका के आत्मघाती बैग थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्वचा निम्न में से किस प्रकार का झिल्ली है? त्वचा निम्न में से किस प्रकार का झिल्ली है? तो क्यूटेनियस झिल्ली है। त्वचा किस प्रकार का झिल्ली है? क्यूटेनियस झिल्ली है। क्यूटेनियस त्वचा किस प्रकार का झिल्ली है? क्यूटेनियस। लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं का बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक
डैश को मारता है, यानी हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। कौन? लसिका। गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग के द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है, यानी पादप ऊतक के रंध्र के द्वारा क्या किया जाता है? गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल का हिस्सा नहीं है। बृहदान्त्र मलाशय, मुख गुहा ग्रास नली, पेट आंत, यकृत और अग्नाशय आहार नाल का हिस्सा नहीं हो। आहार नाल का हिस्सा कौन है? लीवर और पैनक्रियाज नहीं है। अंधस्वेतक मानव शरीर के किस अंग में है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। अंधस्वेतक मानव शरीर के मस्तिष्क में पाए जाते हैं। अमीबा निम्न में से किस समूह का है? तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा समूह के अमीबा है, जिसमें प्रजनन द्विखंडनीय यानी बाइनरी के द्वारा होता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कितना तारीख को? 21 फरवरी को। हाल ही में किस भारतीय मूल को अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? हरिणी लोगन जीती है। अगला क्वेश्चन है, किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई? यानी देश की पहला प्राइवेट ट्रेन कहेगा तो कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में चलाया गया था। किस किस के बीच? कोयम्बटूर और शिरडी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, जिसका 2022 में थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर एस्केस चैंपियनशिप जीता है? अनहात सिंह ने। किसने जीता है? अनहात सिंह ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? परमेश्वर अय्यर को। किसे बनाया गया है? परमेश्वर अय्यर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में चालू किया गया है? तो लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन, यानी नाक से देने जाने वाला वैक्सीन किस कंपनी ने बनाया? जिसका नाम था DCGI को मंजूरी मिली है। किस कंपनी ने बनाया है? तो भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। कौन सा कंपनी बनाया है? भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो वो खींची है बृहस्पति का। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जो हबल का स्थान लिया है। किस ग्रह की नई तस्वीर खींचा है? तो बृहस्पति का खींचा है। यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार 2022 को किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को दिया गया था 2022 में। अब भारत ने G20 प्रेसिडेंट के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो किया है बांग्लादेश को। किस देश को किया है G20 के दौरान? बांग्लादेश को। हाल ही में किस भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र खोला गया है? तो भोपाल में घोषित किया गया। यानी हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल में। यानी भोपाल में पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो वह है CSIR के द्वारा जारी किया गया। अगला, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रखा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो वह है राधा अयंगर पलम्ब। धन्यवाद।